हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीडीपीएम में पर्सनैलिटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यानी व्यक्तित्व को हम डिस्कस कर रहे हैं। व्यक्तित्व की 2 क्लासेस हमने कर ली हैं। पहली क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था, पर्सनैलिटी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो किसी भी मनुष्य की पर्सनैलिटी को शेप करने में मदद करते हैं। लास्ट क्लास में हमने थ्योरीज़ पढ़ना शुरू किया था। हमने देखा था जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे टाइप थ्योरीज़ यानी प्रकार सिद्धांत, उसके अलावा ट्रेट थ्योरी यानी सीलगुण सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, साइकोडायनामिक अप्रोच। लास्ट क्लास में हमने साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्रॉइड ने जो साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है इसकी स्थापना की थी। सिगमंड फ्राइड ने पर्सनैलिटी की एक थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम है साइको एनालिटिक यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये मनुष्य का जो अनकॉन्शियस माइंड है उस पर बेस्ड है, यानी इस थ्योरी का जो सेंट्रल आइडिया है वो कौन सा है? अनकॉन्शियस माइंड है। हमने टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था जो माइंड है वो 3 टाइप की हमने पढ़े थे। पहला है चेतन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरा प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस यानी अवचेतन, और तीसरा होता है हमारा अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन। अचेतन मन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। अगर हम इनकी परसेंटेज में देखें, हम जो चेतन, अवचेतन और अचेतन मन है इसको सिगमंड फ्रॉइड ने आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया था, यानी जो बर्फ़ की चट्टान होती है उससे कंपेयर किया था। बर्फ़ की चट्टान का जो विजिबल पार्ट होता है, जो हमें दिखाई देता है, वो बहुत कम होता है, यानी वो लगभग 10% होता है। तो ये कहते हैं कि जो चेतन मन है ना वो हमारा 10% है। चेतन मन कहाँ यूज होता है? जब हम कोई भी चीज़ को अटेंशन देकर हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में जहाँ पर हमारी अटेंशन लगती है वहाँ पर हमारा चेतन मन का यूज होता है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि जो चेतन मन का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। उसके अलावा अवचेतन और चेतन ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं? 90% बना रहे हैं, जिसमें से इस 90% में से 10 से 15% ही है अवचेतन मन। 10 से 15% ही अवचेतन मन है, जहाँ पर हमारी मेमोरीज स्टोर होती हैं, जिनको हम रिट्रीव करके कॉन्शियस माइंड में ले आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लास्ट क्लास देख सकते हैं अगर आपको इनमें डाउट है। और जो हमारा अचेतन मन है ये लगभग हमारा 75 से 80% तक होता है, यानी सबसे जो बड़ा पार्ट है वो किसका होता है? अचेतन मन का होता है, अनकॉन्शियस माइंड का होता है। अनकॉन्शियस माइंड में हमारी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, जो हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई, वो सब जाकर कहाँ स्टोर हो जाती हैं? हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात सिगमंड फ्राइड ने कही कि हम कोई भी व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बाई चांस हम कोई भी बिहेवियर या कोई भी व्यवहार नहीं करते हैं। इतना तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की। हम किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की हम बात करेंगे, या फिर हम इसको डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। इसमें भी हम अगेन 3 पार्ट्स में ही हमने इसको डिवाइड किया है। आपने बहुत बार सुना होगा कौन कौन सा? इड, सेकंड है ईगो, और थर्ड है सुपर ईगो। यानी इड को हम कहते हैं इदम, अहम और परा अहम। अब यहाँ पर जो अहम है इसको आप अहंकार से लेकर मत चलिएगा। ये ईगो है, ये अहम, ये रियलिटी पर बेस्ड होता है, अभी हम समझेंगे। ये कहते हैं कि जो टोपोग्राफिकल मॉडल था, यानी जब हमने कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की बात की थी, वो एक स्थलाकृति के तरह से हमने उसको पढ़ा था। ये है संरचनात्मकता पर बेस्ड होती है, यानी रचनात्मक जो स्ट्रक्चर है हमारी पर्सनालिटी का, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है इड। इड यानी इदम। जो इदम है ये बाय बर्थ हर एक बच्चे में पाया जाता है। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक ये बाय बर्थ मिलता है। ये क्या होता है? ये बाय बर्थ हर मनुष्य में मिलता है।
जब बच्चा जन्म लेता है तो जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म के बाद ही वो रोना शुरू कर देता है। उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा, अगर वो किसी भी चीज़ से अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो रोना शुरू कर देगा, और वो जब तक रोएगा जब तक उसे उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। जैसे छोटे बेबीज़ होते हैं, उनको भूख लगती है तो वो कंटिन्यूसली रोते रहेंगे जब तक उनकी भूख शांत नहीं हो जाती, जब तक उनको फीड नहीं करा दिया जाता। दूसरा, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, उनको नींद आ रही है तो भी वो रोएंगे। तो ये चीज़ें जो प्रिमिटिव नीड्स होती हैं, जो हमारी प्राथमिक नीड्स होती हैं, जो हमारी प्राथमिक नीड कौन कौन सी हुई, जैसे हमारा फूड हो गया, खाना हो गया, हमारा भोजन हो गया, हमारी नींद हो गई, स्लीप हो गया, उसके अलावा रोटी कपड़ा मकान जो हम कहते हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए जो ईड है वो काम करता है, इदम है वो काम करता है। क्या याद रखना है, जो ईड है ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, हर किसी में होता है। ये जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है, पशु पक्षियों सब में होता है। बाय बर्थ जो इंस्टिंक्ट पाए जाते हैं वो कौन कंट्रोल करेगा, इदम कंट्रोल करेगा। और ये जब तक आपको अनकंफर्टेबल हैं, जब तक उस नीड को पूरा नहीं कर दिया जाएगा तो बच्चा है, जिस तरह से बच्चा रोता रहेगा वो एक एंजाइटी की स्टेज में चला जाता है। तो ये किस पर बेस्ड होता है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, यानी ये सुखवादी सिद्धांत पर बेस्ड होता है। ये किस पर बेस्ड होता है, सुखवादी सिद्धांत यानी प्लेजर प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि दूसरे इस बारे में क्या सोचेंगे, वो चीज़ अभी एट ए टाइम प्रेजेंट है या नहीं है, एट ए टाइम वो अवेलेबल हो सकती है या नहीं हो सकती, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो आवश्यकताएं हैं, उनको उसी टाइम पर पूरी होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको आप मार्केट में लेके जाएं, कोई भी चीज़ को देख के वो वहीं पर फैल डाल देंगे कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए। वो उस सिचुएशन को एनालाइज नहीं करेंगे कि क्या मैं उसे वो चीज़ अवेलेबल हो सकती है, माता पिता के पास पैसे हैं या नहीं है, वो चीज़ उसके लिए यूजफुल है या नहीं है, कुछ नहीं, बस उसको पसंद आ गई तो उसको वो चाहिए। तो ये क्या है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो चीज़ उसे चाहिए तो चाहिए। तो यानी ये सुखवादी सिद्धांत पर बेस्ड होता है। इसमें पार्श्विक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी पशु की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जिस तरह से पशु सुखवादी सिद्धांत पर बेस्ड होते हैं, उसी तरह से जो छोटा बच्चा होता है, बेबीज़ होते हैं, उनमें भी इदम की कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। दूसरी चीज़, इदम को कंट्रोल कौन करता है, इदम को कंट्रोल करेगा हमारा अनकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अचेतन मन। यहाँ पर जो हमारा अचेतन मन है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो इदम को कंट्रोल करता है। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इदम है उसको कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करेगा या अनकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड है वो इदम को कंट्रोल करेगा। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था अनकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीज़ें होती हैं, जो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती हैं। यहाँ पर अग्रेशन भी होता है, यहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर्स भी होती हैं, यानी ऐसे डिज़ायर्स जिनको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कि जो सोसाइटी ने उन चीज़ों को मान्य नहीं किया है, वो चीज़ें भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इदम में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करेगा। और अनकॉन्शियस माइंड में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीज़ें होती हैं, हमारा अग्रेशन होता है, सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट ना की जाने वाली चीज़ें होती हैं, सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं। तो ये किससे कंट्रोल होता है, ये अचेतन मन से कंट्रोल होता है। इसको कई बार इंसान के अंदर पशु की प्रवृत्ति भी कही जाती है, इंसान के अंदर पशु की प्रवृत्ति, क्योंकि ये रियलिटी पर कोई भी इसका कंट्रोल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेजर पर बेस्ड होती है। ये प्रिमिटिव नीड्स को पूरा करने के लिए कंट्रोल होता है, और ये बाय बर्थ होता है, ये जन्म से ही हर एक बच्चे में पाया जाता है। होपफुली आपको इदम कंट्रोल समझ में आया होगा, इद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ईगो। ईगो है ये रियलिटी पर बेस्ड होता है, ये वास्तविकता पर बेस्ड होता है। बच्चे को अगर कुछ चाहिए तो वो उस सिचुएशन को समझने के लिए तैयार होता है,
और ये चीज़ें बच्चे में कब डेवलप होती हैं? जब बच्चा थोड़ा सा ग्रो अप हो जाता है, जब बच्चा लगभग 2 से 3 साल की उम्र में आ जाता है। जब 2 से 3 साल की उम्र में होगा तब बच्चे में ईगो डेवलप होता है। बच्चे में जो ईगो डेवलप हो रहा है वो किससे डेवलप हुआ? वो अपने इन्वायरमेंट से डेवलप हुआ। उसने आसपास की चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर दिया, आसपास की चीज़ों को समझना शुरू कर दिया कि कौन सी चीज़ें वास्तविक रूप में उसके लिए अवेलेबल हैं। अगर उसे थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़े तो वो वेट कर सकता है, लेकिन ईड के टाइम पर उसे वेट भी बर्दाश्त नहीं था, वो वेट नहीं कर रहा था, उसे वो चीज़ उसी टाइम ही चाहिए थी। लेकिन ये किस पर बेस्ड होता है? ये वास्तविकता पर बेस्ड होता है, वास्तविकता पर बेस्ड होता है, रियलिटी पर बेस्ड होता है। यहाँ पर बच्चे सिचुएशन को समझने लगते हैं, वो अपने आसपास की चीज़ों को एनालाइज करने लगते हैं, तो ये रियलिटी पर बेस्ड होता है। यहाँ पर बच्चा दूसरों के प्रोस्पेक्टिव को भी समझने लगता है कि कोई भी चीज़ उसे चाहिए, अगर वो एट ए टाइम अवेलेबल नहीं है तो वो उसका वेट भी कर सकता है। तो ईगो क्या हो गया? ईगो वास्तविकता पर बेस्ड होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। सुपर ईगो है। सुपर ईगो बच्चे में लगभग 5 से 6 साल की उम्र में डेवलप होता है। 5 से 6 साल की उम्र में सुपर ईगो डेवलप होता है, परा अहम डेवलप होता है। परा अहम है, ये मोरलिटी पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? नैतिकता पर बेस्ड होता है। अब ये जो नैतिकता बच्चा सीख रहा है वो किससे सीखेगा? अपने पेरेंट्स से सीखेगा, अपने इन्वायरमेंट से सीखेगा। जो भी मोरलिटी बच्चा सीख रहा है, यहाँ पर जो बच्चे की मोरलिटी होती है, माता पिता जब उसे कुछ भी बता रहे होते हैं तो माता पिता का मोरलिटी को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पहली चीज़, और दूसरा उसका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज़ को सही और गलत मानने के पीछे। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है परा अहम में। यहाँ पर बच्चा मोरलिटी की बात करने लगता है, नैतिकता की बात करने लगता है कि कोई भी काम वो कर रहा है तो क्या वो सोशली एक्सेप्टेबल है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। जब बच्चा ये चीज़ें सोचने लगता है तो ये बच्चा कहाँ पर आ जाता है? सुपर ईगो में आ जाता है। यहाँ पर बच्चा अपने लॉजिक्स लगाने लगेगा, यहाँ पर बच्चा अपनी मोरलिटी लगाने लगेगा। यहाँ पर बच्चा क्या लगाएगा? लॉजिक लगाएगा, मोरलिटी लगाएगा। यहाँ पर जो सोसाइटी ने रूल बना दिए, जो समाज ने रूल बना दिए, वो जस्ट उनको कॉपी करेगा रिजिड होकर, कि अगर आप ट्रैफिक पर जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल आपको नहीं तोड़ना तो नहीं तोड़ना, चाहे कोई भी कंडीशन हो। या सुपर ईगो में होता है, अगर आपको झूठ नहीं बोलना तो आपको झूठ नहीं बोलना, चाहे उस सच से किसी की जान ही चली जाए। तो ये क्या है? ये कहाँ पे आती है? ये सुपर ईगो में आते हैं, परा अहम की कंडीशन में आते हैं। अब इस इड और सुपर ईगो के बीच में एक कंट्रोल चाहिए। हम नैतिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उतना रिजिड होना भी अच्छा नहीं है। तो इड और सुपर ईगो के बीच में कंट्रोल का काम कौन करता है? ईगो काम करता है। ना तो प्लेजर प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाना है और ना ही सुपर ईगो को बहुत एक्सट्रीम पर ले जाना है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का जो काम करता है वो कौन करता है? ईगो करता है। ये रियलिटी पर जीने देता है। आपको बहुत ज़्यादा सुपर ईगो में भी नहीं चला जाना और बहुत ज़्यादा आपको इड में भी नहीं चला जाना। जो ईगो है ये सबसे बेस्ट होता है, ये रियलिटी पर जोर देता है कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे जा रहे हैं, अगर कोई एम्बुलेंस है तो वो उसको पास ऑन वहाँ से वो चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो पेशेंट की जान पर बन सकती है। तो ये क्या है? रियलिटी है। रियलिटी में जब ईगो की कंडीशन होती है तो बच्चा उस सिचुएशन को एनालाइज करता है, उस सिचुएशन को समझता है, उस सिचुएशन की डिमांड क्या है वो उस पर काम करता है। तो ये कब होता है? ये ईगो में होता है। ये तीन चीज़। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, ईगो और सुपर ईगो दोनों में तीनों स्टेट्स ऑफ माइंड काम करती हैं। कौन कौन सी? तीनों, कॉन्शियस हो चाहे अनकॉन्शियस हो चाहे सबकॉन्शियस हो, तीनों ही स्टेट हैं वो काम करती हैं। किसमें? ईगो और सुपर ईगो में। लेकिन डोमिनेंस है, जैसे ईगो की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, यहाँ पर जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर कौन सा माइंड? कॉन्शियस माइंड है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसी तरह से जो सुपर ईगो है इसमें भी हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले, सिर्फ आपसे ये पूछे कि या कॉन्शियस है या फिर यहाँ पर अनकॉन्शियस है, तो आप यहाँ पर कॉन्शियस देंगे। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में दिए हुए हों तो इन दोनों की कंडीशन में आप तीनों पर ही टिक करेंगे, क्योंकि ईगो और सुपर ईगो में तीनों ही काम कर रहे होते हैं। सुपर ईगो में तीनों कैसे काम करते हैं ये समझते हैं।
जैसे बच्चे ने अर्ली चाइल्डहुड में जो भी एक्सपीरियंसेस लिए वो उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि जितने भी अर्ली चाइल्डहुड के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, बच्चा जिस भी तरह के अनुभव ले रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस वो अर्ली चाइल्डहुड में ले रहा है वो जाकर उसके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही हैं। जो चीज़ें उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो रही हैं वो उसकी पर्सनैलिटी में दिखती हैं। तो जब वो किसी भी समस्या का समाधान कर रहा होता है तो वो अपना कॉन्शियस माइंड तो लगा ही रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का भी रोल होता है। इसीलिए ईगो और सुपर ईगो में तीनों स्टेट्स ऑफ माइंड, तीनों स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस लग रही होती है, चाहे वो कॉन्शियस हो, चाहे वो प्री कॉन्शियस हो, चाहे वो सबकॉन्शियस हो, यानी चेतन हो, चाहे अवचेतन हो, चाहे अचेतन हो। ये थी आपके इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब ईड और सुपर ईगो में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। जब भी बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ईड और सुपर ईगो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे, क्योंकि ईड चाहेगा अपना प्लेजर प्रिंसिपल, अपना सुख पाना चाहेगा। चाहे सुख उसे किसी से भी मिल रहा है, चाहे उसे अपना फेवरेट खाना खाकर सुख मिल रहा है, चाहे उसे सोकर मिल रहा है, चाहे उसे अच्छे कपड़े पहनकर मिल रहा है, चाहे उसे घूमकर मिल रहा है, जो भी उसे सुख चाहिए वो उस सुख की तरफ दौड़ाएगा। कौन? ईड। लेकिन सुपर ईगो है वो उसको नैतिकता का ज्ञान देगा कि नहीं, ये चीज़ मोरलिटी, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो सुपर ईगो और इड के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कौन करता है? उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करता है ईगो, यानी अहम। अहम उस चीज़ को एनालाइज करेगा, उस सिचुएशन को एनालाइज करेगा और रियलिटी में उस चीज़ का सॉल्यूशन देता है। एक टर्म आप देखेंगे एंजाइटी। जब ईड और सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, जब मनुष्य उस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं सुलझा पाता तो वो एंजाइटी की तरफ चला जाता है, तो वो तनाव में चला जाता है। जब ईड और सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट सोल्व नहीं होंगे तब मनुष्य एंजाइटी में चला जाएगा, और अगर ईगो उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में सक्सेस रहा तो वो एंजाइटी में नहीं जाएगा, वो उस समस्या का समाधान निकाल लेगा। होपफुली आपको इड, ईगो और सुपर ईगो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिसमें इन्होंने लेबिडो की बात की है, इन्होंने ईरोज, थैनाटोज की बात की है, 5 स्टेजेस दी हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर से। थैंक यू वेरी मच।